करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। खौफनाक कहानियां शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। और अगर कहानी रात को सुनने में डरते हैं तो दिन के वक्त सुन लें, क्योंकि ये खौफनाक कहानियां हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी आबिद शेयर कर रहे हैं। आबिद कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूं। हम लोग बेहरा के रहने वाले हैं और हम लोगों का मिठाइयों का कारोबार है। हम लोगों की दुकानें बहुत मशहूर हैं और ये कारोबार मेरे दादाजी के दौर का है। दादाजी के दौर से ही मिठाइयों का काम चलता आ रहा है। फिर आगे मेरे वालिद साहब और फिर हम लोग भी अपने इसी खानदानी कारोबार में ही हैं। हम लोगों की 4-5 दुकानें हैं पूरे शहर में। वहीं पर हम लोगों की एक सबसे पुरानी दुकान थी जिस पर किसी दौर में दादाजी खुद भी बैठा करते थे। हमारी दुकान का नाम था मिठाई महल, जहां पर दादाजी बैठा करते थे। बाकी दुकानों के मुख्तलिफ नाम थे। हम लोगों की वो जो दुकान थी वो उसी पुराने दौर की तर्जो तामीर पर बनी हुई थी। उसका कुछ हिस्सा मिट्टी का था, कुछ हिस्सा पक्की दीवारों का था। उस दीवार में जो मिट्टी की दीवारें थी वही पुरानी खुशबुएं थी। जो हम छोटे छोटे होते थे तो दादाजी के पास जाया करते थे। वहां पर और भी कुछ पुरानी दुकानें हैं जिनमें कुछ जरी के कामों की, कुछ ऐसी दुकानें जहां पर खुस्से बनते हैं, कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर बहुत से पुराने जैसे तारीखी चीजों के नमूने बनाए जाते हैं। ऐसी ही कुछ दुकानें हैं वहां पर उन्हीं दुकानों वाली जो पूरी मार्केट है, गली है, उसके सामने एक पुरानी छोटी सी सड़क भी है जहां से दिन की चहल पहल में बहुत से लोग आते हैं और हमसे मिठाइयाँ और बाकी सामान लेकर जाया करते हैं। वहीं पर एक कदीम पुराना मकान भी है। वो मकान जब से मैंने होश संभाला है मैंने उसे बंद ही देखा है। यहां तक कि उसके आसपास बहुत से लोगों ने पहले कचरा कुंडी भी बना दी थी। बड़ी मुश्किल से उस जगह से वो कचरा कुंडी खाली करवाई गई, लेकिन वो मकान अब भी वहीं पर था। उसका देखकर ही ये महसूस होता था कि जैसे यहां पर बहुत से जिन्नात रहते हैं। उसका खौफ ही काफी था। वो पुरानी, बिल्कुल पुरानी दीवारें, बंद खिड़कियां, बंद दरवाजा, यहां तक कि इस घर के अंदर कोई झांक कर देखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे लगता था जैसे वहां पर बहुत से जिन्नात कैद हों, जैसे वो जिन्नात रात को चीखें मारते हैं और रोते भी हैं। वो हिस्सा, वो जगह बहुत डरावनी लगती थी। उसके थोड़ा ही पास से एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त भी होता था जिसकी आधी छांव उस पुराने मकान तक जाती थी। ऐसे लगता था कि उस बरगद के पेड़ का और पुराने मकान का कोई खास रिश्ता हो। खैर, वह गुजरता गया। उस दुकान से भी लोग मिठाई लेने जरूर आते थे क्योंकि वो एक तारीखी और पुरानी दुकान थी। उसकी पहचान बाकी दुकानों की निस्बत ज्यादा थी। कुछ अरसे से जब मौसम बदला, ठंड शुरू हुई, तो वहां पर जो बाकी दुकानें थी जल्दी बंद हो जाती थी। हम लोग दुकानें थोड़ी देर से बंद करते थे क्योंकि हम लोग अपनी मिठाई की दुकानों पर दूध जलेबी भी रखा करते थे। अक्सर लोग सर्दी के मौसम में आकर देर रात के भी दूध जलेबी लेकर जाया करते थे और मैं उसी दुकान पर बैठा करता था। मेरे वालिद साहब बाकी दुकानों पर भी जाकर बैठते थे। हम 3 भाई थे और 2 चचा के बेटे। उन सब में एक एक दुकान बांट दी गई। चाचू कभी मेरे पास भी आकर बैठ जाते थे और अब्बू कभी मेरे कज़नों की दुकान पर भी चले जाया करते थे।
हम लोग सब मिलकर अपना फैमिली बिजनेस चला रहे थे। इसी तरह से मैं उस दुकान पर बिल्कुल अकेला था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा भी होगा। मेरे तो जहन में भी ये चीज नहीं थी कि हमारी दुकान तक भी जिन्नात आ सकते हैं। एक रात थी, बहुत शदीद ठंड थी। मैं दुकान के अंदर ही बैठा था। बिल्कुल बाहर कोने पर ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। उसकी खासी रोशनी मेरी दुकान के फुटपाथ पर भी रहती थी। दुकान के अंदर बैठा हुआ था मैं, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से बाहर कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मुझे कोई आवाजें दे रहा था, आबिद बाहर आओ। मुझे लगा कि शायद मेरा भाई ना आया हो। अक्सर उसकी आदत थी, वो जब भी उस सड़क के पास से गुजरता था कभी कभी मोटरसाइकिल रोककर मुझे आवाज देकर पूछता था, आना है तो मेरे साथ आ जाओ। मुझे लगा मेरा भाई होगा। मैं बाहर निकला तो कोई भी नहीं था। वो मार्केट बिल्कुल खाली हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, और टाइम रात के 12:30 पौने 1 बजे का था। अक्सर मुझे अब्बू कहा करते थे कि ज्यादा देर तक दुकान खुली मत छोड़ा करो, क्योंकि वो मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाती है और तुम इतनी देर तक बैठे रहते हो। तो मैंने अब्बू को कहा, अब्बू बहुत से इलाके के लोग आते हैं दूध जलेबी लेने, इसलिए खुली रखता हूं, वरना मैं भी जल्दी आ जाया करूं। तो अब्बू ने कहा कि ठीक है, फिर भी कोशिश किया करो, क्योंकि वो साइड जो है खासी कदीम और पुरानी जगह है, वहां पर कुछ मामलात अजीब भी हैं। उसके बाद मैंने बाहर निकल कर देखा, कोई था नहीं। थोड़ा सा आगे गया तो कोई भी नहीं था। यहां तक कि मैं चलता चलता गली के कोने तक चला गया। जैसे मैं गली के कोने के पास गया, वो सड़क बिल्कुल खाली थी। ना इस तरफ कोई था ना उस तरफ कोई था। वहां पर ज्यादातर दुकानें ही थी, मकान बहुत पीछे करके थे गलियों में। जहां पर मेन सड़कें थी उनके आगे कुछ मकान भी थे। जो ही मैं वहां से वापस पलटा, मुझे फिर किसी ने आवाज दी, आबिद रुक जाओ। मैंने फौरन पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वीरान सड़क से मुझे आवाजें कौन दे रहा है, कौन हो सकता है। मैं चुपचाप वापस आया। मैंने पलट कर नहीं देखा। एक खौफनाक कहका गूंजा। आवाज किसी आदमी की थी। मैंने जल्दी से अपनी दुकान बंद की और दूसरी सड़क से होता हुआ घर चला गया। उस रात मुझे खासा तेज बुखार रहा। अभी को समझ ही नहीं है कि मुझे इतना बुखार क्यों हुआ है। उन्हें लगा कि शायद मैं ठंड में पैदल चलकर आया हूं, इसलिए मुझे बुखार हो गया है। उसके बाद अगले सुबह जब मैं दुकान पर गया, मिठाइयों के कुछ डिब्बे गायब थे और बिल्कुल जो फ्रंट काउंटर था वहीं से गायब थे। दुकान जाकर मैं ही खोलता था। मेरे बाद 1-2 लड़के भी आ जाया करते थे। वैसे तो दिन में काफी लड़के आ जाते थे जो काम काज करते थे, लेकिन 2 लड़के वहां पर परमानेंट रहते थे, मेरे बाद भी बैठे रहते थे। जब वो लोग आए तो मैंने एक से पूछा कि इमरान, यहाँ पर मिठाइयों के डिब्बे नहीं हैं। उसने कहा, भाई हम तो अभी आए आपके सामने, हमें तो नहीं पता। मुझे कुछ समझ में नहीं आई। इतने में जो इमरान है उसने मेरे बड़े भाई की शॉप पर जाना था, कोई काम था। वो मोटरसाइकिल लेकर गया तो अभी बाहर निकला ही तो 5 मिनट बाद वापस आकर कहने लगा, भाई हमारी मिठाइयों के खाली डिब्बे तो वो पुराने मकान के पास पड़े हैं जहां पर बरगद का दरख्त है। खाली डिब्बे पड़े हैं और बिल्कुल नए डिब्बे हैं। मैंने सीखा कि ये कैसे मुमकिन है। मैं भी इसके साथ के हम लोगों ने बाहर जाकर देखा तो उस बरगद के दरख्त के पास हम लोगों की दुकान की मिठाइयों के नए डिब्बे पड़े थे, जो कल हम लोगों ने काउंटर में लगाए थे। कुछ ऑर्डर था जो हमने देना था, तो हमने रात को ही वो तैयार करके रख दिया था और वही सारे डिब्बे गायब भी थे। चारों तरफ देखा, कोई दुकान में जगह नहीं थी, ना ताले टूटे हुए थे, ना कोई ऐसी बात थी। मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है। हम लोग वापस आ गए। सारा दिन काम काज किया। रात तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हुआ तो वो लड़के चले गए, क्योंकि वो दूर से आते थे। मैंने सोचा कि मैं भी आज दुकान जल्दी बंद कर दूंगा। आज भी मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। कुछ लोग मेरे पास आए, दूध जलेबी लेकर चले गए। कुछ वैसे जलेबी लेने आए, वो भी लेकर चले गए। 12-12:30 बजे का टाइम हुआ तो मैं दुकान बंद करने लगा। जो ही मैंने दुकान बंद की, मैं वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। अभी मैं आधे रास्ते में था तो मुझे याद है मेरा वॉलेट दुकान के अंदर रह गया।
उसमें मेरा आईडी कार्ड, मेरी कुछ जरूरी चीजें थी। मैं उसे ऐसा अकेले वहां पर छोड़ नहीं सकता था। मैं खासा 2-3 गलियां आगे आ गया था। मैंने सोचा मुझे वापस तो जाना पड़ेगा, मैंने अपना वॉलेट उठाना है। जैसे मैं वहां से वापस पलटा तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरी जो वहां पर गली थी, पूरी मार्केट थी, वो बंद थी, सुनसान थी, कोई भी नहीं था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे अपनी शॉप के पास खड़ा हुआ कोई नजर आ रहा था। यहाँ तक कि जब मैं अपनी मिठाई की दुकान के करीब पहुंचा तो मैंने एक बहुत कदावर लंबे से शख्स को देखा। उसने शलवार कमीज पहना हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी दुकान की तरफ ही था। मुझे लगा कोई चोर है, लेकिन उसके कपड़े बहुत मैले कुचैले और पुराने थे। मैंने उसे कहा कि कौन हो भाई तुम? उसने एक नजर सिर्फ मेरी तरफ देखा। वो जो उसका देखना था, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। मैंने इतनी खौफनाक आंखें कभी नहीं देखी। किसी इंसान की आंखें तो ऐसे चमक ही नहीं सकती जैसे उसकी चमक रही थी। उसने जब मेरी तरफ देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या है। मेरे मुंह से निकला ये क्या चीज है। इतने में वो 2 कदम मेरी दुकान के पास से हटा और गायब हो गया। मैं चीखें मारता हुआ अपने घर वापस भागा। मैं इतना तेज भाग रहा था, इतना तेज भाग रहा था, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गली में पहुंचा तो बाहर ही मेरा बड़ा भाई और मेरे कजन खड़े बातें कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि मैं यूं भाग रहा हूं, वो शोर में जाकर मेरी तरफ भागे। मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो बेचारे भागे मेरे पीछे। गली में जाकर देखा मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे उठाकर घर लेकर आए। शोर मच गया कि पता नहीं आप इसको क्या हो गया, ये बेहोश हो गया। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद मुझे होश आया तो मेरे हवास बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं थे। मैं चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैंने उसे देखा है, अम्मी मैंने उसे देखा है। लेकिन घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि मैंने किसे देखा है। फिर कुछ देर के बाद मैं नॉर्मल हुआ। अब्बू ने, अम्मी ने मेरे पास बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, मेरे सर के पास कुरान पाक रखा, तब मैं कुछ नॉर्मल हुआ। तो मैंने उन लोगों को बताया कि इस तरह से मैं अपना वॉलेट लेने जब गया तो रास्ते में ही मैंने दुकान के पास एक अजीबोगरीब आदमी को देखा जिसका हुलिया बहुत पुराना और बहुत बोसीदा था। मुझे लगा वो कोई चोर है। जब मैंने उसे पुकारा तो उसने मेरी तरफ देखा और वो गायब हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसका वो भयानक चेहरा मुझे नहीं भूल रहा। और आपको पता है कि आज सुबह हम लोगों ने एक ऑर्डर देना था मिठाइयों का। शाह साहब की तरफ हम लोगों ने 7 डिब्बे भेजने थे। उनका बेटा कल ऑर्डर देकर गया था। वहां पर कोई उन लोगों ने न्यास बांटनी थी, तो हम लोगों ने मिठाइयों के डिब्बे तैयार किए हुए थे। लेकिन वो सारे डिब्बे मुझे बरगद के पेड़ के नीचे खाली मिले, जो बंद दुकान से गायब हो गए। अबू कहने लगे इसीलिए तो मैं तुम्हें कहता था कि दुकान जल्दी बंद किया करो, वो मार्केट का हिस्सा बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी के पास जिन्नात खुद आया करते थे इंसानी रूप में, और दादाजी हमें बताया भी करते थे कि ये जो आदमी होकर गए ये कोई इंसान नहीं है, ये जिन्नात है। उनके बहुत लंबे कद होते थे, वो नजरें नहीं मिलाते थे, आकर बस मिठाई मांगते थे और दादाजी उनको मिठाई जितनी वो मांगते थे दे देते थे। ना वो नजरें मिलाते थे ना दादाजी मिलाते थे, और वो काउंटर पर पैसे रख के चले जाते थे। उनके जाने के बाद दादाजी पैसे उठाकर देखते थे और वो एग्जैक्ट पूरे होते थे। वो मिठाई का रेट भी नहीं पूछते थे, बस मिठाई मांगते थे। फिर जब मैं दुकान पर बैठना शुरू हुआ तो मुझे भी मेरे वालिद साहब ने यही बातें समझाई कि 12 बजे के बाद तक दुकान खुली बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। यहाँ पर जिन्नात है, इस बरगद के दरख्त के ऊपर इतने जिन्नात हैं कि वो रात होते ही मिठाई लेने आ जाते हैं। दादाजी मिठाई तैयार करवा के रखते थे तो आधी आधी मिठाई गायब हो जाती थी। इसीलिए जब मैं दुकान पर बैठता था तो मैं दुकान 11 बजे बंद करके घर आ जाता था और मैं कहता था जो मिठाई चाहिए हम लोगों की बाकी दुकानों से जाकर ले लें। इसीलिए मैं तुम्हें भी मना करता था कि बेटा दुकान जल्दी बंद किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं थे। खुले लफ्जों में अगर मैं तुम्हें बता देता तो शायद तुम्हारा दुकान पर बैठना मुश्किल हो जाता। फिर
ابو نے بتایا کہ دادا جی نے بھی ایک دو بار ایک بزرگ کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جنات ہیں، کیونکہ پہلی بار جب وہ میرے پاس مٹھائی لینے آئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ مٹھائی لی، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی مٹھائی کا کیا کریں گے تو اس نے صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا اور میں برداشت نہیں کر سکا تھا، اور وہ جو آدمی کھڑا ہو کر میرے سے مٹھائی لے رہا تھا اس کا عکس پیچھے لگے شیشے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان سے سوال نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے ڈرایا یا اپنا آپ ظاہر کیا۔ ابو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی پھر ایسے ہی ہوتا تھا، کئی بار تو ان کے پاس سے بھی جنات انسانی روپ میں مٹھائیاں لے کر گئے۔ ابو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفانی بارش کی رات تھی، اتنی طوفانی بارش تھی کہ ابو کہتے ہیں میں دکان بند کر کے واپس بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بہت سے دکاندار ابھی دکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک تانگا آ کر رکا ابو کی دکان کے پاس۔ وہاں سے ایک آدمی اترا، اتنی طوفانی بارش میں اس آدمی کے کپڑے گیلے نہیں تھے۔ ابو بڑے حیران ہوئے کہ یہ چل کر آ رہا ہے، کپڑے گیلے نہیں ہیں۔ اس نے مٹھائیاں مانگی، ابو نے مٹھائیاں دے دی۔ ابو کہتے ہیں جب وہ تانگے میں بیٹھ کر چلے گئے تو میں نے ساتھ والی دکان والے آدمی سے کہا کہ بھائی دیکھا ہے یہ کیسا آدمی تھا، اس کے کپڑے ہی نہیں گیلے ہوئے، بارش میں چل کر آیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا یہاں تو کوئی تانگا آیا ہی نہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس طرح سے وہ اپنا آپ ظاہر کرتے تھے۔ جنات اپنی مرضی سے کسی نہ کسی پر اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جس کو وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے اس کے سامنے وہ آتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے 2-3 دن میں خوف میں مبتلا رہا، وہ چہرہ میری آنکھوں کے آگے سے ہٹتا نہیں تھا۔ میں سوتا تھا تو خواب بن کے سامنے آ جاتا تھا۔ پھر 2-3 دن میں شاپ پر گیا ہی نہیں۔ 2-3 دن کے بعد میں نے شاپ کھولی، میں گیا تو وہاں پر مجھے پتا تھا وہ چیز ہے، میں نے لڑکوں کو بتا دیا کہ 10 بجے میں نے شاپ بند کر کے جانا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے تو شکر کیا کہ جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ جیسے ہی مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا، دکان میں ایک عجیب سی خوشبو مہکنے لگ جاتی تھی۔ ہماری شاپ کی وہ خوشبو ہوتی ہی نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شام ہوتے ہی شاپ کے اندر کوئی آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس حادثے کے 5-6 دن کے بعد کی بات ہے، میں دکان جلدی بند کرنے لگ گیا۔ خوشبو مہکتی تھی، مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ کوئی چیز ہے۔ وہ جو دونوں لڑکے ہیں وہ کزن بھی تھے، ان لوگوں نے شادی پر جانا تھا، وہ لوگ آج 8 بجے چلے گئے۔ مجھے یہ تھا کہ بھی مارکیٹ کھلی ہے، شاپس کھلی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں تو میں بھی تھوڑی دیر کھلی رکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی 10 بجنے والے تھے، اس سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، شاپ میں بہت زیادہ خوشبو مہکنے لگ گئی۔ اتنی تیز خوشبو تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اگربتیوں کی خوشبو ہے۔ میں اٹھا، میں نے باہر جھانک کر دیکھا کہ کہیں کسی شاپ سے نہ آ رہی ہو، لیکن خوشبو بالکل میری شاپ کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا اور میں نے کہا کہ میں اٹھ کر دکان بند کر دیتا ہوں۔ جو ہی میں اٹھ کر دکان بند کرنے لگا، کچھ چیزیں تھیں جو اٹھا کر اندر رکھتے تھے، ساتھ ہی پیچھے ایک کمرہ ہوتا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا، میں نے وہاں پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، لیکن یہ جو آدمی تھا اس کے کپڑے صاف تھے، اس کی آنکھیں بھی نہیں چمک رہی تھی، ایک عام آدمی سا تھا۔ ایک نظر بس میری اس پر پڑی اور اس وقت جو میری حالت تھی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں باہر نکلا اور میں گرتا بچا۔ پتا تو مجھے چل گیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے شاپ بند کی، میں گھر آ گیا، میں نے گھر آ کر بتایا کہ ابو جی میں نے شاپ میں بھی اس چیز کو دیکھا، اب تو میں نہیں بیٹھ سکتا اکیلا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، اب میں کیا کروں۔ اگلے دن ابو ایک بزرگ کو لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے دور سے یہاں پر جنات آتے ہیں، لیکن اب اس بچے کو بہت زیادہ ظاہر کر رہے ہیں اپنا آپ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جیسے وہ رات کو مخلوق ظاہر تھی اپنے اصلی روپ میں، یہ اس کے سامنے چلا گیا، اس نے اس کو پکارا، اس لیے وہ تھوڑا سا اس کو ڈرا رہے ہیں۔ پھر وہاں پر انہوں نے کوئی پڑھائی پڑھی بیٹھ کر، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر کوئی آواز آتی ہے، کوئی پرچھائی نظر آتی ہے تو اس پر غور نہ کرو فی الحال، کیونکہ اگر ابھی یہاں پر فوراً تعویذ لگا دیا تو وہ تنگ ہوں گے اور نقصان دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے کچھ عرصہ ذرا
मैंने पढ़ाई कर दी है, इंशाल्लाह वो जाहिर नहीं होंगे। वो तो चले गए, अब्बू भी कुछ देर बैठा करते थे। अब्बू के बैठे बैठे भी वहां पर खुशबू महकने लग जाती थी, अब्बू भी महसूस करते थे। फिर एक शाम अब्बू बैठे हुए थे, 9 बजे का टाइम था, कुछ गाहक आए, उनको हमने मिठाइयाँ वगैरह दी। एकदम अब्बू एक कोने में देखने लग गए। मैं अब्बू को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये मुसलसल एक कोने में क्यों देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब्बू जी क्या बात है। वो उधर ही देख रहे थे। फिर मैंने पूछा अब्बू जी क्या बात है। ऐसे लगे जैसे उनका वो सत्ता सा टूटा है। तो वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं, चलो दुकान बंद करनी है। मैंने इनसे बहुत पूछा लेकिन उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब हम लोग घर गए तो अब्बू कहते हैं कि उस कोने में मुझे एक परछाई बार बार आती जाती नजर आ रही थी। इसका वजूद नहीं था लेकिन वो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, अपना आप जाहिर कर रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो जिन्नात उस शॉप में मुझे बहुत तंग करने लग गए। मैं अकेला तो रह ही नहीं सकता था, अकेला रहता था तो खुशबू आने लग जाती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई आस पास है। उसके बाद मुझे वो नजर नहीं आए लेकिन वो अपनी मौजूदगी जाहिर करते थे। मिठाइयाँ गायब हो जाती थी। यहाँ तक कि एक दफा मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि शाम का टाइम था, मिठाइयाँ बनकर आई भी, हम लोग रख रहे थे, मेरे सामने एक ट्रे उसमें से गायब हो गया। पता ही नहीं चला। 8 ट्रे हम लोगों ने गिन के रखे। अभी वो शेल्फ में लड़का वो जो सारे केबिन से बने होते हैं उनमें लगा रहा था, तो एकदम से वो एक ट्रे गायब हो गया। फिर 5-6 दिन के बाद वो ट्रे हमें अंदर वाले कमरे से मिला खाली। तो बस फिर उसके बाद वो दुकान हम लोगों ने बंद कर दी क्योंकि अब वहां पर जिन्नात बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। शायद पहले भी करते होंगे लेकिन ये लोग इतना महसूस नहीं करते, इनको पता होगा। हम लोग महसूस ज्यादा कर रहे थे या जो भी था। मैं बीमार रहने लग गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हर वक्त मेरे ऊपर एक खौफ तारी रहता था, अभी कुछ हो जाएगा अभी कुछ हो जाएगा। वो खौफ मुझे अंदर ही अंदर से खत्म कर रहा था। तो ये मेरी एक कहानी थी हमारी मिठाई की दुकान की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। जैसे ये तो एक बहुत जानी मानी बात है, वैलिड बात है कि मिठाई की दुकानों पर जिन्नात जाते हैं, लेते हैं, यहाँ तक कि वहाँ से मिठाइयाँ गायब भी होती हैं क्योंकि जिन्नात को शौक होता है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी को परखने के लिए या जानने के लिए कि वहाँ पर जिन्नात है, मिठाई लेकर भी जाते हैं लोग, उन जगहों पर रख खाते हैं। फिर वो या तो गायब हो जाती हैं या वो किसी और रूप में आकर वो मिठाई खा लेते हैं, किसी बिल्ली के रूप में, किसी और चीज़ के रूप में। तो वो जिन्नात ही होते हैं क्योंकि जिन्नात मिठाई के शौकीन होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी वीरान खाली जगह से मीठा लेकर गुजरे, खास तौर पर मिठाई लेकर गुजरे, तो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए कि अगर वहां पर कोई ऐसी मखलूक है तो आप पर हमलावर ना हो सके। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।